हेलो एवरीवन, आज हमारे नए यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और उसके पार्ट 1 में हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसके सारे शॉर्ट टॉपिक्स और ओवरव्यू हमने पढ़ लिया था। तो आज हम जो है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और कल जो है हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पहले बैक्टीरिया पढ़ेंगे कि मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उसकी शेप्स क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन कौन आते हैं। तो हम आज सारा ये कुछ पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लूग्लिन एल्गी आती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, माइकोप्लाज्मा आता है और पीपीएलओ होता है। पीपीएलओ जो होते हैं उसकी फुल फॉर्म होती है क्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है और इसको आइसोलेट किया गया है फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड। जो मतलब लंग्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, वो भी कैटल्स के अंदर से। तो उन कैटल्स के अंदर जब निमोनिया हुआ था उस टाइम जो उनका लंग्स का फ्लूइड था उसको जो निकाला गया था उस अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया था। तो ये है। अब हम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ दोनों में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा हम आगे डिटेल में भी कह सकते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं। इसमें बैक्टीरिया आते हैं मेनली तो प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो हम शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में 4 तरह की शेप्स होती है। स्फेरिकल, जिसका मतलब कोकस कह सकते हैं, रॉड लाइक जिसको बेसिलस बोलते हैं, कॉमा शेप्ड लाइक दिस तो इसको विब्रियो बोलते हैं, और स्पाइरल तो स्पाइरलम। इसको लर्न करने के लिए इजी तरीका यही है कि विब्रियो मीन्स कॉमा एज अ प्रोनाउंस होता है तो विब्रियो यूँ याद रह जाता है, स्पाइरल से स्पाइरलम याद रह जाएगा। बस कोकस और इसके अंदर होगा तो कोकस में यूँ याद रख सकते हैं कि कोकस स्पेरिकल होता है, और इसमें भी सी ओ जो भी आती है स्पेलिंग वो सारी ज़्यादातर स्पेरिकल की आती है। बेसिलस अलग से याद रह जाएगा। और ये नहीं तो यूँ याद कर सकती है कि सबसे कॉमन शेप जो होती है वो बेसिलस होती है, जो कि रॉड लाइक होती है। तो कॉमन शेप होती है बेसिलस की, ज़्यादातर बैक्टीरिया में बेसिलस टाइप की शेप पाई जाती है। तो नोट डाल के लिखा है हमने कि ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मतलब उनकी जो बाहर से दिखने में वगैरह जो होती है फिनोमिना लगभग सेम होती है, पर उनकी जो शेप और जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। ये हमें पता होना चाहिए और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोकैरियोट वाले उनके अंदर जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, उनमें राइबोसोम होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और सेल वॉल होती है। सेल वॉल सिर्फ एक में नहीं पाई जाती, वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ कवर कर लिया। आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट की, इस प्रोकैरियोट के अंदर के स्ट्रक्चर्स को। तो पहला स्ट्रक्चर मैंने लिया है प्लाज्मिड को, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया है। ये पूरी प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर ये इसका डीएनए है, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा भी है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जिसमें न्यूक्लियर होता है या इसी डीएनए को न्यूक्लियर डीएनए बोला जाता है, क्रोमोसोमल डीएनए भी बोला जाता है और जेनोमिक डीएनए भी बोला जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल डीएनए होता है। ये जो होता है ये प्लाज्मिड डीएनए होता है, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। ये प्लाज्मिड डीएनए होता है और ये मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर ही मिलता है। तो इसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए जो ओरिजिनल डीएनए होता है वो तो ये होता है, पर ये एक्स्ट्रा में न्यूक्लियर डीएनए होता है। भाई अलग से न्यूक्लियर डीएनए होता है तो उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोल सकते हो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हो, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए बोल सकते हो। अब सवाल आता है कि ये कहाँ यूज़ होता है। इसके मेनली यूजेस जो है 12th के अंदर हमारे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग मैं भी आपको बताती हूँ। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे हम बायोटेक्नोलॉजी वाले में पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊँगी। जो प्लाज्मिड होते हैं वो भी स्मॉल होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, और डीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं। उनकी ये जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। अब ये जो होता है इनका वर्क मेनली बोल सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्ट करने के लिए इनके अंदर जीन मिलता है इस साइड, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। एम्पेसिलिन करके होता है एक, और इस टाइप में और भी होता है, वो आपको बायोटेक्नोलॉजी में पता चल जाएगा। ये प्रोवाइड करते हैं फिनोटाइपिक करेक्टर। ये आगे जैसे आप जीन जेनेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि फिनोटाइपिक करेक्टर भी देते हैं
और प्लस ये रेजिस्टेंस भी देता है। ये इसकी वजह से फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होता है भाई कि फिजिकल अपीयरेंस आ जाता है, मतलब फिजिकली हमें वो बैक्टीरिया के अंदर दिखने लग जाता है। और इनके उन अपीयरेंस में जैसे लेट सपोज कि जैसे ये प्लाज्मेट है, इसके अंदर वो आ गया एंटीबायोटिक जीन, जैसे एम्पिसिलिन मान लेते हैं, तो ये यहाँ पे दिखेगा भी हमें। प्लस इस एरिया के अंदर एंटीबायोटिक्स भी मिलेंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब हमें अपीयरेंस दिखेगा भी, प्लस एंटीबायोटिक कंटेनिंग भी होंगे ये। ठीक है, नोट डाला हुआ इसमें कि प्लाज्मिड हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरिजन डीएनए। ये कहने का मतलब है कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी दिया हुआ है कि कई जगह जो प्लाज्मिड डीएनए होता है उसको हम कट कर लेते हैं। एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको मैं, जैसे प्लाज्मिड डीएनए होता है हम उसको कट कर लेते हैं, बीच में से इतना सा सेक्शन कट कर लेते हैं, और फिर इसमें से यहाँ से कोई दूसरा डीएनए जो हमें चाहिए, जैसे मान लो कि हमें इंसुलिन बनाने वाला जीन चाहिए या फिर कोई भी दूसरे तरह का जीन चाहिए हमारा फेवरेबल, वो हम इस जगह डाल देते हैं। ये प्लाज्मिड जो होता है वो आगे जब भी फॉरिजन डीएनए में डाला जाता है या कोई दूसरे बैक्टीरिया में डाला जाता है, तो ये वहाँ पर भी हमारे उस जीन को बनाना शुरू कर देता है, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेटिव फॉरिजन डीएनए भी बोला जाता है। चलो, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो इंक्लूजन बॉडीज़ होता है। ये एक पार्ट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोकैरियोट्स में मिलता है। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या कहाँ होता है, क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में मैंने एक बार शॉर्ट में ही लिखा है और इसे नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म में मिलता है फ्रीली, और ये प्रोकैरियोट्स में ही मिलता है, यूकैरियोट्स में नहीं मिलता है। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये प्रोकैरियोट जो है ये प्रोकैरियोट्स में ही मिलता है, ये मैंने वापस से लिख दिया, कोई नहीं बाकी, पर ये सवाल जो है नीट 2020 में आया हुआ है, तो ये याद रखना कि किसके अंदर ही मिलता है। प्लस ये स्टोर रिजर्व मटेरियल, ये जो है ये रिजर्व मटेरियल जो होते हैं, जैसे कि कोई भी फूड हो गया जो उनको चाहिए वो उनको स्टोर करके रखते हैं। इसका एग्जांपल भी हमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में। फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया रिजर्व मटेरियल के अंदर, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गया, साइनोफाल्सियन ग्रेन्यूल हो गया जो कि प्रोटीन है, और गैस वैक्यूल जो कि स्टोर करता है एयर को। ये याद रखने के सारे याद करने पड़ेंगे। ये फॉर नॉलेज मैंने लिखा है कि प्रोवाइड बायोन्सी या फ्लोट, मतलब ये बायोन्सी जो फोर्स होती है जो पानी के अंदर ऊपर तैरने में हेल्प करती है। गैस वैक्यूल उसको स्टोर करता है, मतलब गैस वैक्यूल स्टोर एयर करता है, और जो एयर करता है वो इस वजह से करता है क्योंकि वो बायोन्सी देती है, पानी में तैरने की जो फोर्स देती है। प्रेजेंट ये किसके अंदर होते हैं गैस वैक्यूल, ये इसका एग्जांपल ये भी है कि एग्जाम में कई बार दूसरे एनसीईआरटी के बाहर जैसे मॉड्यूल हो गए या कोई टेस्ट सीरीज हो गए में पूछे जाते हैं, तो मैंने उस अकॉर्डिंग भी लिखा है कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में मिलते हैं, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं, और ये तीनों मिलकर फोटोसिंथेसिस का ही वर्क करता है। गाइस इसके मैं एनसीईआरटी आपको अलग से कवर कराऊंगी ताकि आपको ये समझ में आने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको एक नया ओवरव्यू मिले एनसीईआरटी का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल एनवलप। तो गाइस सेल एनवलप क्या होता है, तो वही इसके बारे में देखते हैं कि सेल के अंदर मैंने आपको बताया कि सेल वॉल होती है, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये दो लेयर होती है। पर सेल जब एनवलप की बात करते हैं तो सेल के बाहर की तरफ एक ग्लाइकोक्लेरस की वॉल और आ जाती है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसमें ग्लाइकोक्लेरस की वॉल दी हुई है बाहर, अंदर सेल वॉल है, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। इन तीनों को मिलाकर सेल एनवलप ही बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या काम करती है, कैसे होती है, उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। इनको आप अपने जैसे कि शॉर्ट नोट्स कह सकते हो या माइंड मैप्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो, या प्रॉपर नोट्स भी कह सकते हो। माइंड मैप्स हो सकेगा तो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सेल एनवेलप जो है उसमें 3 लेयर है, कि सेल एनवेलप जो होता है वो 3 तरह की लेयर का बना होता है, ग्लाइकोलेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनकी केमिकल कंपोजिशंस मतलब ये जो ग्लाइकोकेलिक्स वगैरह होती हैं ये केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है, और ये मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट में ही प्रेजेंट होती है सेल एनवेलप। ठीक है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से टाइटली अटैच होती है, एक दूसरे से टाइटली बंधी हुई होती है, जैसे कि कोई वॉल होती है ना वैसे टाइप में, और एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट। ये सेल को अंदर जो भी हार्मफुल वायरस वगैरह हो गए उनको जाने से रोकती है, या मतलब उनको हेल्प करती है प्रोटेक्ट होने में, डैमेज हो से हो गया या कोई भी तरह की चीज़ अनफेवरेबल चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। दूसरा आता है, अब हम इससे सब टॉपिक पढ़ते हैं
ग्लाइकोगैलिक्स। ग्लाइकोगैलिक्स का कॉम्पोजिशन जो है वो पॉलीसेकेराइड से होता है। जब ग्लाइकोगैलिक्स का कॉम्पोजिशन पॉलीसेकेराइड से होता है, जब ग्लाइकोगैलिक्स हार्ड होता है मतलब टाइट होता है और टफ होता है, मोटा होता है थोड़ा, तो उसको कैप्सूल बोला जाता है। हम इसको इजी से याद कर सकते हैं कि हार्ड और कैप्सूल हम मुश्किल से लेते हैं, कैप्सूल दवाई वाली जो हम पेशेंट्स को भी देते हैं डॉक्टर बनने के बाद, तो वो वाला कैप्सूल हम बहुत मुश्किल से लेते हैं, तो वो हार्ड तरीके से लेते हैं, वो कैप्सूल हो गया। जो सॉफ्ट तरीके से लेते हैं वो स्लाइम लेयर हो गया। स्लाइम का मतलब जैसे होता है ना कि स्लाइम मोल्ड होता है, स्लाइम वो होता है, ये खाने की चीज़ें होती हैं, तो वो भी बहुत सॉफ्ट होती हैं, अगर आपने कभी देखी हो तो सॉफ्ट से यूँ याद रख सकते हैं कि स्लाइम लेयर हो गई। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि थिकनेस के बारे में। ये मैंने नोट के अंदर लिखा है कि कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोगैलिक्स और थिकनेस ये हर एक के अंदर वेरी करती है, हर एक सेल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या करते हैं, ये स्टिकी करेक्टर देते हैं बैक्टीरिया को। भाई इधर से उधर बैक्टीरिया जहाँ पे भी चिपकते हैं वो ग्लाइकोगैलिक्स के कारण चिपकते हैं। और ये नीट में सवाल भी हमारा आया हुआ है। तो हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका दूसरा पार्ट जो ग्लाइकोगैलिक्स होती है, फिर सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये बाहर वाली जो होती है वो ग्लाइकोगैलिक्स हो गई, अंदर वाली सेल वॉल हो गई, और उससे अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो हमने ग्लाइकोगैलिक्स के बारे में पढ़ लिया, अब सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन की बारी। तो सेल वॉल जो होते हैं वो उसका जो कंपोजिशन होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का ही होता है, और ये जो है वो शुगर और अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें किसका होता है, इसमें भी इसमें पॉलीसेकेराइड का होता है और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है। इसमें ये शुगर और अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, बल्कि उसमें वो अलग अलग लेयर से बन के बना होता है। अब इसमें ये क्या करते हैं, ये जो सेल वॉल इसका वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि ये मेंटेन करती है अपनी शेप को, कि सेल वॉल जो है वो अपनी शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है। प्रिवेंट ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, मतलब कोई भी सेल आपस में ब्रस्ट नहीं हो या कोलैप्स नहीं हो, उसको बचाती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो सब पॉइंट है उसके बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन। इसका हम आगे डिटेली स्ट्रक्चर देखेंगे। चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सब में सेल मेम्ब्रेन सिमिलर ही होती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्योंकि ये जैसे H2O होती है, उनको कैसे अंदर बाहर करना है वो आपको आगे डिटेली में समझ में आएगा। ये मतलब सेलेक्ट करती है आइटम को, और उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करती है। ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है बहुत प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, मैंने आपको बताया, और इसका डिटेल लेक्चर हम अभी आगे पढ़ेंगे यूकैरियोट सेल में कल के लेक्चर में। तो जैसे सेल मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं कि इसमें ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें मेसोसोम नाम की चीज़ प्रेजेंट होती है, जो कि आगे भी हेल्प करती है हमें। इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कि आगे एंजाइमेटिक रिएक्शन में काम करते हैं। मोल सोल्यूबल जो कंपोज होते हैं जैसे कैल्शियम वगैरह या कुछ भी होते हैं, वो उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, प्लस H2O को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। मेसोसोम जो होती है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है। मेसोसोम को मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसमें आगे 3 तरह के भी टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बोल सकते हैं, या एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं कि भाई मेम्ब्रेन किस तरह से एक्सटेंड हो रही है। कि अगर टी की शेप में हो रही है तो ट्यूबुलर हो गई, टी से ट्यूबुलर, तो यूँ याद कर सकते हैं टी से ट्यूबुलर। लेमिनर तो मतलब यूँ स्पाइरल टाइप में हो गई, और वेसिकल मतलब स्पेरिकल शेप में। ठीक है, तो आगे हम नोट मैंने डाला है कि यूकैरियोट जो होते हैं वो रेस्पिरेशन थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, और ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। वहीं प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें रेस्पिरेशन का जो काम है वो मेसोसोम करता है। ये वाली मेसोसोम जो यहाँ दी हुई है डायग्राम के अंदर, यहाँ इसके थ्रू हमारा रेस्पिरेशन भी वर्क करता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम मिलती है, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। अब यूकैरियोट्स में प्लांट्स होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और प्लांट्स नहीं, अगर यूकैरियोट्स में अगर एनिमल्स होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लांट्स हो गया तो क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन के लिए मेसोसोम मिलता है, और मेसोसोम क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। जैसे कि आपने देखा था वहाँ पे वो सेल वॉल एक्सटेंशन हुआ था, तो वो सरफेस एरिया बढ़ा रहा था। उसमें एंजाइम के जो भी कंटेंट होते हैं, कोई भी एंजाइम जो हमारे रिएक्शन कराने हेल्प करते हैं, तो वो भी बढ़ता है, प्लस सरफेस एरिया भी बढ़ता है। एक एरिया इतना कवर कर रहा है, एक एरिया इतना कवर कर रहा है, तो ऑलरेडी हाँ कि सरफेस एरिया बढ़ ही रहा है। दूसरा है कि ये इंक्रीज़ करता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि सिक्रेशन भी करता है ये हमारे, ये कई चीज़ें जैसे
कोई सेल के अंदर चीज़ें बनती है, जैसे यूकैरियोट्स के अंदर हमारे लाइसोसोम के पार्टिकल्स बनते हैं, वैसे ही प्रोकैरियोट्स में भी कई सारी चीज़ें मिलती है जो हमारी एनसीईआरटी में फ़िलहाल नहीं दी है और ना हमारे सिलेबस में आती है नीट के। पर इसमें जो भी सिक्रेशन होता है उसको आउटसाइड ऑफ द सेल फेंकती है। प्लस सेल वॉल का सिंथेसिस भी करती है मेसोसोम। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर से कई ऐसी चीज़ें बाहर पार्टिकल्स के रूप में डालती है जो सेल वॉल कंपोजिट होकर सेल वॉल बनाती है, और फिर उसके बाद ग्लाइकोक्लेस होती है। पाँचवा जो उसका फ़ायदा होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे कि ये डीएनए में को जो भी डीएनए होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस सेल के अंदर, उस डीएनए को ये आगे अपनी डॉटर सेल्स बोल लो चाहे आगे न्यू सेल्स बोल लो, उनमें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब आप कहेंगे कैसे? अब मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जैसे प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पे ये दिया हुआ है। और ये जो मैंने बनाई है वो मेसोसोम की लेयर बनाई है। मैंने यहाँ पे ये लेबलिंग करना भूल गई, बाकी ये यहाँ पे ये बता रहा है डीएनए है और ये यहाँ पे बता रहा है कि मेसोसोम है। मैं ये पीडीएफ अपलोड करूँगी उससे पहले मैं एक बार लिख दूँगी, और नहीं तो जनरल सी बात है। ये हमारी पेरेंट सेल है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, डीएनए रेप्लिकेट किया, फिर मेसोसोम का डिवाइड जो है वो स्टार्ट हुआ। तो मेसोसोम जो थी वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई विद रिस्पेक्ट टू डीएनए। फिर सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन हुआ, सेल मेम्ब्रेन में बंटवारा होना शुरू हुआ। सेल में ये बंटवारा होता हुआ मैंने दिखाया हुआ है, पर जब 2 सेल अलग हो जाएंगी या नई डॉटर सेल्स या नई सेल्स बन जाएंगी तो ये ऐसा दिखेगा, और डीएनए जो है वो इक्वल अमाउंट में एक दूसरे में डिवाइड हो जाएगा थ्रू मेसोसेल सेल। तो ये वो बता रहा है, ठीक है। तो चौथा दूसरा जो डी ऑप्शन है क्रोमेटोफोर, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये क्रोमेटोफोर और पिलाई और फिमरी है, ये प्रोकैरियोटिक के फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, इनमें भी सवाल आया हुआ है। क्रोमेटोफोर जो होते हैं वो सेल के अंदर पिगमेंट के फॉर्म में पड़े रहते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने के काम आते हैं। आप कहेंगे कि ये क्या है, तो ये भी वैसे बनते तो ये सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन या एक्सटेंशन से ये कि सेल की मेम्ब्रेन खींची जी और बन गए, तो ठीक है। तो इसमें अपन के एनसीईआरटी में भी इतना ही लिखा हुआ है कि पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस, ये पिगमेंट होते हैं क्रोमेटोफोर जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ये सेल मेम्ब्रेन है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से जो है हमारे ये पिगमेंट वगैरह बनते हैं। ये प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म होते हैं, कोई मेम्ब्रेन इन पे नहीं होती, और ये सम प्रोक में मिलते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ठीक है। तो आगे हमारा टॉपिक आता है पिलाई एंड फिमरी। पिलाई एंड फिमरी क्या होता है? पिलाई एंड फिमरी वॉल्स, जैसे ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ये बड़े बड़े एक्सटेंशन है जो तो हो गए हमारे पिलाई, और ये जो छोटे छोटे एक्सटेंशन है ये हमारे हो गए फिमरे। ये बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं, इतना फ़र्क होता है इनमें, ये डायग्राम में की वजह से लग नहीं रहा, ठीक है। तो पिलाई जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूबुलर लाइक लॉन्ग सिलेंडर टाइप में, एलोंगेटेड होते हैं, लॉन्ग एलोंगेटेड होते हैं, पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, क्योंकि पिलाई पिलिन प्रोटीन यूँ याद रह जाएगा, ठीक है। और लैश इन नंबर होते हैं, ये एक नंबरों में कम होता है। वही जो फिमरे होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं, और ये ब्रिस्टल लाइक होते हैं, लाइक दिस फर टाइप, ठीक है। तो ये जो होता है अटैक, ये क्या हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया है वो कोई भी होस्ट पर या कोई भी रॉक पर अटैच हो सके, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलते हैं दोनों ही, ये दोनों ही सरफेस ऑफ बैक्टीरिया पे मिलते हैं, नॉन लोकोमेट्री होते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लैजिला, जो कि लोकोमेट्री स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों नॉन लोकोमेट्री स्ट्रक्चर थे, पिलाई और फिमली। ये दोनों नॉन लोकोमेट्री स्ट्रक्चर थे, पर लोकोमेट्री स्ट्रक्चर में कौन आएगा? अपन के फ्लैजिला, ठीक है। तो फ्लैजिला के बारे में पढ़ते हैं। कोई प्रोकैरियोटिक सेल में एक तरफ से फ्लैजिला हो सकते हैं, बाई फ्लैजिलेट हो सकते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट हो सकते हैं, पॉलीफ्लैजिलेट हो सकते हैं, ये दोनों इनका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है फ्लैजिला का वो हर सेल के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये जो होती है बाहर की वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। और ये वाली जो होती है ये सेल वॉल होती है, ठीक है। तो
जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो होती है फिलामेंट होती है इनकी, जिससे ये लोकोमोशन शो करते हैं, और ये लॉन्गेस्ट होती है और ये आउटसाइड द बॉडी होती है। बेसल बॉडी ऑफ द सेल ये होती है जहाँ से फिलामेंट हमारा निकलता है, उसको हम बेसल बॉडी बोल देते हैं। और बेसल बॉडी और फिलामेंट के बीच में एक हुक होता है, वो हुक जो होता है वो कनेक्ट करता है फिलामेंट को और बेसल बॉडी को, ठीक है। तो फ्लैजिला क्या होता है, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल या जो भी है ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में फ्लैजिला पाए जाते हैं, पर उनमें जो स्ट्रक्चर होता है उनका डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट का ये स्ट्रक्चर होता है, पर यूकैरियोट का भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखना उनमें फ़र्क होता है। एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल होता है, फ्लैजिला को हम एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं ग्राम स्टेनिंग मेथड, जो कि ग्राम एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। ये वैसे तो इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर फिर भी और आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। ये जो है ये 2 टाइप्स का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोड्यूसिंग सेल एनवेलप कंपोजिशन। मतलब ये जो ग्राम साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस बेसिस पे दिया था कि आपके ये जो उन्होंने 2 बेसिस पे जो दिया था 2 टाइप्स, वो इस बेसिस पे दिया था कि ये कलर स्टेनिंग मतलब कलर कितना लेते हैं। कोई भी माइक्रोस्कोप में सीधी अगर चीज़ नहीं दिखती तो उस पर जो होता है स्टेनिंग की जाती है, कोई कलर डाले जाते हैं, इस टाइप में होते हैं, बायो के अंदर होते हैं वो, जिससे वो हमको माइक्रोस्कोप में दिखने लगती है। माइटोकॉन्ड्रिया को भी शायद हम जो है बिना स्टेनिंग के नहीं देख सकते, ठीक है। तो स्टेनिंग के प्रोड्यूस पर और सेल एनवेलप के कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्रिस्टल वायलेट कलर के दिखते हैं या पर्पल रेड कलर के दिखते हैं, इस टाइप में। तो ये उन्होंने उनका ग्रुप लिया था, उन्होंने उनको 2 पार्ट में बांटा और उसमें एक को तो अल्कोहल से वॉश कर दिया उन्होंने, और देखा कि उन्होंने वो जो अपना वायलेट कलर था वो छोड़कर एकदम पिंक कलर का हो गया। तो इस वजह से उसको ग्राम नेगेटिव कलर बोला गया। मतलब जिसने अपना कलर नहीं लिया, जिसने जो कलर दिया था वो कलर नहीं लिया और कलर लेस हो गया, उसको ग्राम नेगेटिव बोला, और जिसने कलर ले लिया उसने उसको ग्राम पॉजिटिव बोला। वैसे तो कौन सा कलर था, कब लिया गया, ये कहीं पे नहीं पूछा जाता, ये पर मैंने बेसिक कोई ना पूछे तो मैंने बता दिया। ग्राम पॉजिटिव में इन्होंने वायलेट और रेड कलर शो किया था तो रिटेन कर दिया था, इस वजह से ये ग्राम पॉजिटिव कहलाए थे। आगे टॉपिक पढ़ते हैं हम राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो होते हैं मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में मिलते हैं और मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अटैच भी हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मूव कर सकते हैं, तो ये उस अकॉर्डिंग है। राइबोसोम की जो प्रोकैरियोट के अंदर यूनिट होती है वो 70S होती है, उसमें मतलब राइबोसोम्स होता है वो 70S राइबोसोम होता है, पर उसको 2 यूनिट्स में बांटा जाता है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट में आता है 30S और लार्जर सब यूनिट में आता है 50S। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया नीट में। और ये एस का क्या फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है स्वैगवर्स कांस्टेंट या सेडिमेंट कोफिशिएंट, ठीक है। अभी ये सेडिमेंट कोफिशिएंट क्या होता है, ये इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी होता है, जैसे सेंटीमीटर मीटर, इन टर्म्स ऑफ लेंथ हम जो है मेज़र करते हैं, वैसे ये इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी सेडिमेंट कोफिशिएंट या स्वैगवर्स कांस्टेंट हम मेज़र करते हैं। स्वैगवर्स कांस्टेंट जो है वो स्वैगवर्स साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ गया था। ये क्या करता है, ये इनडायरेक्टली मेज़र साइज और डेंसिटी को मेज़र करता है, जो एस होता है उसको, ठीक है। अब जो हेवियर पार्टिकल होता है, जो भारी पार्टिकल होता है, उसकी एस वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी सेडिमेंटेशन भी, मतलब वो आपस में एक दूसरे में मिक्स भी जल्दी होएगा। भाई जो पार्टिकल हैवी होता है उसकी सेडिमेंटेशन मतलब घुलने की जो होती है वो ज़्यादा होगी और वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, तो ये बताया गया है फास्ट इन टेस्ट ट्यूब। तो एक नोट और मैंने डाला था कि जो डीएनए होता है, मैंने आपको कल भी बताया था और आज बता रही हूँ, डीएनए जो होता है वो एमआरएनए में होता है, फिर उसके बाद ये ट्रांसलेशन करता है थ्रू 70S और फिर प्रोटीन बना लेता है। ये जो प्रोसेस है हम ये 12th के पूरे एक चैप्टर में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले में, तो उसमें ये बहुत मेजर रोल करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी रहता है अकॉर्डिंग टू नीट भी और अकॉर्डिंग टू 12th भी, बहुत वेटेज वाला चैप्टर है और मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता। आप जब हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा,
तो जैसे मैं आपको ये इसका थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ये जो डीएनए है, हमारी ये डीएनए है, इस पे ये मतलब डीएनए होती है, वो जब आगे एमआरएनए में ट्रांसलेट होती हैं तो एमआरएनए में जो होते हैं राइबोसोम जुड़ जाते हैं। ये ऊपर वाली लार्जर सब यूनिट होती है, नीचे वाली स्मॉलर सब, लार्जर स्मॉलर लार्जर स्मॉलर लार्जर स्मॉलर, लाइक दिस। तो जैसे ऊपर मान लिए कि लार्जर सब यूनिट है और नीचे सब स्मॉलर सब यूनिट है, ऐसे करते 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 कई तरह के राइबोसोम एमआरएनए पे बैठते हैं। तो उस जो एमआरएनए पे एक सिंगल एमआरएनए पर अगर 10 राइबोसोम बैठे हैं ना, तो उसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर फिक्स ही हो 10, 2 से 3 से ज़्यादा होते ही जो है वो पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम कहलाने लगता है। तो गाइस मैंने आज आपको प्रोकैरियोटिक सेल आज का मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आ रही है हमारी तो प्लीज़ हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को नीड है उनको बताएं। ये एकदम मैंने आपको कोटा क्वालिटी कंटेंट दिया है, तो सपोर्ट कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच, बाय।